सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के लिए मैं एक और पॉडकास्ट, एक और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आया हूँ। लेकिन ये जो सेशन है ये बाकी सेशन से बहुत अलग है। नॉर्मली जब मैं सेशंस करता हूँ तो मैं आपको जो हमारे गेस्ट हैं उनका बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको ये बताता हूँ उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और आज के सेशन में वो क्यों है। लेकिन आज का जो सेशन है वहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आपको केवल एक चीज़ बताऊँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आज हम जिन गेस्ट को आपके लिए लेके आए हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी ही आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। हमारे देश की जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पे अगर आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में अगर प्रैक्टिस करना है तो आप भी ये बात जानते हैं कि ये बहुतों का ड्रीम है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एग्जैक्टली वही ड्रीम को परस्यू कर चुके हैं, हु इज़ एक्चुअली एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो आई वेलकम आपका राहुल पांडे सर। सो आई Thank you. सर I आपका think you are being too generous, but thank you for the नहीं introduction. सर, ये बात हम और हमारे सारे लर्नर्स इस बात को जानते हैं कि आपने जो अचीव किया है वो बहुतों का ड्रीम है। हम अपनी जुडिशरी की क्लासेस लेते हैं जहाँ पे लोग सिविल जज बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं और वहाँ पे भी हमसे रेगुलरली कमेंट बॉक्स में वो पूछते रहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम को कैसे परस्यू किया जाए। तो सर सबसे पहले तो आई ऑफिशियली अब ये एक आपका रिकॉर्डिंग सेशन है तो लाइव में आपसे बच्चे ग्रीट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। और पहले सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो यही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपने बैकग्राउंड को अगर बताएं। बैकग्राउंड तो क्या ही बताऊंगा प्रांजल। मेरा ऐसा आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मेरे फैमिली में कोई लॉयर रहा नहीं, बट स्टार्टिंग से ही लॉ बहुत फैसिनेट करता था। मेरे ग्रैंडफादर वाज अ जज एंड माय अंकल इज अ जज, बट मेरे इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसा जज लीगल प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है। सो ऑल्दो इंक्लिंग रही है, आसपास लॉ का कुछ ना कुछ बात रहा है, which always fascinated me towards law, which also gravitated me towards pursuing law. But practicing is an entirely different arena. So with just that background, I got into law, and once I got into law, I just understood how a different world it is. It's completely different. It fascinated me. And from the very instant itself, from the very first year, first class itself, I knew that I wanted to practice law. So since the very beginning, I started interning with advocates. I knew that practice is good for me, and then I almost did around 12 to 14 internships during my law career, during my law course. And then I just got into it. As soon as I graduated, I jumped with both feet into practicing without thinking, what will I earn, where will I go, where will I not go. I got some good guidance. I got some good advice from people that just this is a profession which requires you to gain practical knowledge and experience. And once you gain that, there is no stopping you. So yeah, that's all I got into my head when I was starting this profession, and I'm still having that in my mind when I'm starting a new innings, I would say, as an advocate on record. So yeah, let's हंड्रेड hope how it goes. 100% सर, आपने अपने पहले आंसर से ही कई सारे लर्नर्स की बेल्स को रिंग कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एक एडवोकेट अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में है तो दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों का डाउट अभी क्लियर हो गया है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो कई लोगों का जो बेल है वो ऑलरेडी रिंग हो चुकी है कि ठीक है, हमें हमारी मतलब की चीज़ आज मिल जाएगी। सर तो जैसा आपने बताया कि आप एक फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर भी हैं और आपने जो दूसरी चीज़ मुझे अभी से समझ में आ रही है कि व्हाट इट एक्चुअली टेक्स इज़ कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो शायद आपके अंदर बहुत स्टार्टिंग से था, जो बहुत लोगों में मिस होता है। वो डाउटफुलनेस नहीं आनी चाहिए अपनी जर्नी में। सो See, I think there is no alternative to hard work, whether it comes to any profession, leave legal profession. But if you have hard work, if you have determination, but इस profession में you just have to have hard work. You just have to do hard work. You have to have that determination to get ahead. So yeah, आई हाँ, I हंड्रेड think you got परसेंट it right. 100% से 100%। तो सर अगर आप एक छोटा सा अपनी जर्नी को ब्रीफ करके अगर बता पाएँ कि हाउ यू स्टार्टेड आफ्टर एलएलबी एंड हाउ यू एक्चुअली एंटर्ड इनटू एओआर, बिकॉज हम जब प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं तो शायद जब इनिशियल लेवल में मैं कभी कॉलेजेस में सेशंस के लिए जाता हूँ मैं उनको बताता हूँ गो फॉर प्रैक्टिस, व्हाट दे थिंक इज ऑफ Mhm. सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब दे डोंट इवन थिंक ऑफ सुप्रीम Mhm. कोर्ट। सो हाउ यू एंडेड अप इन एओआर एंड हाउ इट ऑल हैपेंड। See, it's a long journey because I started with the district court only. I started interning as well, first of all, in district courts. And from there on, gradually, then I went to High Court and then I went to Supreme Court because it's a ladder. You have to know the basics, you have to know the ground reality, what is happening. There is no skipping district courts, in my opinion.
So journey yahi rahi hai, and even now, even though I have become an AOR, but it's not like I have stopped going to district courts, because I have just 7.5 years of experience behind me, but I don't think it is even close to enough in legal profession. I'm still learning, so you never stop learning. So district courts are very very important to learn law, basics of law. I don't think there is any alternative to it. या श्योर। Uh, आपकी इस बात को मैं mhm. भी एकदम कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। बाय एनी चांस आई गॉट अ चांस टू टी बी राधाकृष्णन सर हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट देन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ एक बार उनसे इंटरेक्ट करने Mhm. का मौका मिला, तो दैट्स व्हाट ही आल्सो सेड कि मैं एक ऐसा प्रोफेशन परस्यू करना चाहता था जहाँ मुझे पढ़ना ना पड़े। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन नाउ आई एम अ चीफ जस्टिस आई रिग्रेट इट एवरी डे कि मुझे अब रोज़ पढ़ना पड़ता है, Mhm. और शायद किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा। तो इट्स एब्सोल्युटली अ हार्ड वर्क प्रोफेशन, डेफिनेटली सर। बहुत सारे लर्नर्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं AOR को लेके, लेकिन उससे पहले मैं वहाँ पे जंप करूँ, मैं एक बार थोड़ा सा लिटिगेशन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आपके साथ, बिकॉज आपने बोला एंड सो जनरस ऑफ यू कि आपने बोला 7 ईयर्स के बाद भी आई एम जस्ट इन द बिगिनिंग फेज। मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु क्लेम टू बी लाइक आई हैव डन 6-7 ईयर्स सो नाउ आई एम द बेस्ट, बट सो जनरस ऑफ यू। तो मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आपके साथ कि हाउ इट स्टार्टेड, एंड अगर एक नया कोई बच्चा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स Mhm. विच ही कैन फॉलो। Do's and don'ts तो मैं क्या बोलूँगा. The first brief I think every advocate gets in this profession is go and get an adjournment or go and get a date. या So first of all you need to learn how to lie for your senior कि वो कहाँ है कैसा है. So I think सबकी journey उधर से ही start होती है कि जाओ date लेकर आओ. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Then eventually I am very grateful कि मुझे मेरे गुरु बोलूँगा ना, मैं जिन senior के साथ काम कर रहा हूँ, since 7.5 years I have been with him. He has been very generous with me because he has been an excellent teacher to me. He has always been like, just go for it. अगर तुमसे कोई गलती होती है तो I'll be there. So even in district courts, he took a chance on me. He was like, Rahul, go argue the case, but read your brief, read your file excellently well because judge कुछ भी पूछ सकता है अगर डेट लेने जा रहे हो तो भी. करेक्ट तो उन्होंने एक आदत डाली कि फाइल पढ़ो. You need to know all the facts. You need to know all the law. Judge कुछ भी पूछ सकता है. करेक्ट। And then when he was behind me, I had that confidence कि चलो, let's start arguing. या So I don't think many of like I was very lucky in that aspect, but yeah, that is how I started. धीरे 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 धीरे. So he took a chance with me in district courts. He took a chance with me in high court. He took a chance with me in national commissions for consumer disputes. So eventually, then he started also taking chance with me in Supreme Court. He also gave me opportunity that argue in Supreme Court. So ऐसा करते करते, I am very grateful for my guru. So, या सो मतलब दैट सिंपली मीन्स टू ऑल द लर्नर्स हु आर वाचिंग कि द फर्स्ट थिंग व्हिच यू वुड नीड इज फाइंड अ गुड मेंटर हु इज सपोर्टिंग यू इन एवरी एस्पेक्ट, it's डेफिनेटली। very important. It's very important in this profession because, as I said in the start, I am a first generation lawyer. करेक्ट Second generation lawyers को यही benefit रहता है या प्रांजल that they get a mentor by default. And करेक्ट। first generation lawyer find it difficult to find a mentor in this profession. But if you find a mentor, then it's smooth sailing for you. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। आई 100% एग्री। मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, किसी भी मेरे स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है, बट आई हैव ऑल्सो ट्राइड प्रैक्टिस, बट शायद मैं एक सही मेंटोर के गाइडेंस में एंड अप नहीं कर पाया, सो दैट्स वाई मे बी आई एंडेड अप दैट फेज। बट ठीक है, ये बात मैं इस बात से 100% आई एग्री कि यू नीड टू फाइंड अ गुड मेंटोर, 110%। सर नाउ एक्सप्लोरिंग अबाउट AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो लेट्स जस्ट अज्यूम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है व्हाट इज़ एन AOR। सो दो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ, पहली बात एक AOR कौन होता है एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज़ इट सच अ ड्रीम थिंग टू अचीव, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में ही AOR की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। ये दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। Alright, so first answer मैं ये दूंगा introduction to AOR that AORs are advocates on record. Basically, you get on the roll of Supreme Court that you have qualified an exam as per Supreme Court rules. So Supreme Court conducts an exam under Supreme Court rules. If you qualify that exam, you are designated as an advocate on record. What that simply means is that Supreme Court makes a differentiation between advocates who know the practice and procedures of Supreme Court, who can adequately practice in Supreme Court. So that is why they conduct that exam, and advocates who clear that exam are basically
designated as advocates on record. And it is necessary to practice in Supreme Court because only an advocate on record can file any case or defend any case behalf of a respondent in Supreme Court. Correct. And so recently, like last, I think in past 15 days only, I don't remember the exact date, I was covering a judgment जिसमें exactly वही judgment Supreme Court ने एक ruling में बताया था कि how AORs are, how much AORs are important and आपका do's and don'ts and clarifying the rules about the AORs. So, importance of AORs is that it started in 1966, and importance of AOR is that it is the last court in our country. Correct. So the Supreme Court ensures that any litigant who approaches the Supreme Court at least gets good legal representation. Correct. He doesn't loses, because there are many indignant population in our country. Absolutely. Many indignant people, they do not get adequate legal representation at lower courts. Absolutely. So Supreme Court ensure that at least someone, even if he does not has money to hire good lawyers, at least if he files a case or defends a case, he should at least get a good representation. Correct. So that is why AOR system was placed in 1966 and it has been continuing ever since. Yeah. So basically आपको इस बात का आइडिया अब लग चुका है कि व्हाट इज़ एन AOR. तो बेसिकली हमारे देश की जो एपेक्स कोर्ट है, अब आप ये वहाँ डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि अगर कोई एपेक्स कोर्ट में द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील में कोई जा रहा है और वहाँ जाके ही इज़ नॉट गेटिंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को जो अच्छे से समझता हो. इसीलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉलोअप में आऊँगा कि सर इफ़ यू कैन लिटिल बिट स्पेसिफाई अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन AOR, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बस एक एग्जाम है, उसको फॉर्म भरना है, घर पर पढ़ना है और क्लियर हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द केस. इट इज़ क्वाइट अ प्रोसेस. सो इफ़ यू कैन लिटिल बिट throw some light on that process. It is exactly opposite to that in my opinion कि एग्जाम पढ़ के घर पे बैठ के पढ़ाई करके तो होता नहीं है. Yeah. So for becoming an AOR, you first need 4 years of continuous experience as an advocate. Yeah. So that starts from your date of enrollment from your provisional certificate issued by the Bar Council of your concerned state. Once you have 4 years of experience behind you, you need to undergo training of 1 year under an AOR who has been an AOR for past 10 years. Okay. Yeah. So you have to undergo compulsory training Yeah. for 1 year. And after you get training completed under that AOR for 1 year, so in all, you have to have 5 years of experience. Correct. Behind you. That makes you eligible to fill the form for advocate on record examination conducted by Supreme Court. And then the Supreme Court conducts examination. There are 4 papers: practice and procedure, drafting, professional ethics, and leading cases. So there are 4 subjective written papers. Once you clear those papers, then you are designated as an AOR. And sir, is there any specific number of vacancies which come per year, or is it just about qualifying? No. It is passing. You should get a 60% aggregate in all 4 papers. Okay. And then So there are no vacancies. You just need to be good enough. You just need to know the law. You just need to know the practice and procedure. If you are good enough, you will be designated as an advocate. Okay, sir. One question which I recall, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे एक बार ये पूछा था कि उस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद रखता हूँ. सबसे पहले मैं एक क्लीशे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके बाद शायद आप ये सोचें कि मैं इस आदमी के साथ पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं पूछूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन ये है कि क्या AOR के लिए कोई हमें कोचिंग या गाइडेंस या किसी पढ़ाई करने की या एक्सेस किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, which I know the answer of, but it's better to hear from you. See, many people do go for that. Many people go for coaching. Many people attend classes. आजकल many things are available. But in my opinion, nothing beats practical experience you gain from practicing as an advocate in Supreme Court. If you do that, you don't need any coaching. You don't need anything. You just need some self-studying, and that will get you through. Correct. And I am not just saying this by my personal experience because I have done that, but I know from the fact that how previous AORs have been clearing this exam and how AORs who cleared the exam with me cleared this exam. They are all practicing advocates who I see them regularly in courts. So it's nothing like you just sit at home, read 5 books, and you clear the exam. You need to know. You need to have some practical experience. Correct. And sir, one more thing that a lot of people ask me, why to be an AOR? Like, what are the career perks?
कि एक AOR अगर बने तो ऐसा क्या अलग है जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्मल लिटिगेंट हैं तो वो हमें नहीं मिलता है. तो द फर्स्ट थिंग तो आई नो ऑफ कोर्स कि बिकॉज यू गेट एन अपर हैंड कि आप केस आप ही फाइल कर सकते हैं, डिफेंड आप ही कर सकते हैं. सो बेसिकली एवरीथिंग हैपन्स अंडर यू एंड अंडर योर रिप्रेजेंटेशन. बट व्हाट एल्स आर द पर्क्स जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं जो सुनना पसंद करते हैं ना कि अगर हम एक AOR बने तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा पर्क, व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट व्हिच वी आर गेटिंग, आर वी गेटिंग सम? हाँ, yeah, yes sir. No. I don't think there are any extra perks or anything attached to the AOR. Yeah. You are a normal advocate. You just have access to file cases in Supreme Court. I don't think there is any other extra perk with it. Yeah. Otherwise, if you want to gloss it over or something like that, you can just say कि यार इतने सारे advocates हैं देश में, but only I think अब 4,000 AORs हो गए, but it's okay. Yeah. Some people do that, but I don't think it's relevant at all. I don't think there is any difference between any other advocate practicing in district court or high court or any other place. Yeah. It's just that you can file cases in Supreme Court, and you know the procedure and practice what happens at Supreme Court. That's what differentiates. Absolutely. So, मतलब how I will frame it as कि just imagine that all the advocates belong to an army, and the commando unit belongs to AORs. So basically, they are for the special operations which happens in the Supreme Court. They are the ones who are the most skilled ones who know how to deal with it. They are also army people, but with some extra hand of skills. Absolutely, sir. See, it lights up your resume definitely for sure, because whenever you show it to anyone, if you have cleared this exam, they just know that you have basic knowledge, you have basic practical experience to get work done. Correct. Yeah, it lights up your resume. So talking about perks, let's talk about how मतलब what are the good benefits of practicing in the Supreme Court? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं अगर बताऊँ, मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मेरे एक सीनियर थे 4th ईयर में, उन्होंने क्लास में आके पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मुझे बताया तो ही नेम सम, आई नॉट नेम इंडिविजुअल्स हियर, बट उन्होंने कुछ बहुत बड़े नेम्स बताए जो पॉलिटिक्स में थे या इंडियन आर्मी में थे. एंड दे सेड कि मतलब आई यूज्ड टू सी देम इन द कॉरिडोर्स मूविंग लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, और मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात थी. So I'm just asking कि how different the practice is from other courts, and what is the experience of working in the Supreme Court? Like what extra benefit we get practicing in the Supreme Court? See, when you talk about big shots, there is definitely glamour in Supreme Court because everyone walks around there like every other person is an important person, every other person is a VIP there. But I don't think that is relevant. That differentiates the Supreme Court. I think Supreme Court को differentiate करता है यार that you need to be on your tips with each and everything which is contained in your brief and file. You need to know everything in an instant. Supreme Court mein, I think it's quite famous also. But if you don't know facts, if you don't know where you have made feedings in paragraph this or page number this or that, if you take more than 10-15 seconds, your file flies and your case dismisses. Okay. So you need to be on your tips. You need to have everything in your mind. Absolutely. You need to prepare your case at your best. So I think that is what differentiates Supreme Court from other courts. Absolutely. I totally agree with this. That's what I have also heard and experienced about Supreme Court. I don't have a lot of experience with the Supreme Court, but as much I have experienced, I know this thumb rule which everybody says that you have only 20 seconds, 15 seconds. Say the word or your file flies. Correct. एंड विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि हमारे देश में जितनी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट है, जितने लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, NJDG की वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाउ मच द फाइलिंग इज हैपनिंग और कितना डिस्पोजल हो रहा है. एंड वी नो कि सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू बी ऑन द टिप्स 110% सर, 110%. एक और मैं कुछ अभी आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जो शायद बहुत मैच्योर सवाल नहीं है, बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिटिगेशन में, दैट इज़ फिनेंस. बिकॉज हमारे जो बैकग्राउंड्स में फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो उनके फैमिली का प्रेशर है कि उनको 30 से पहले सेटल होना है. दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, एंड लिटिगेशन इज़ वेरी अनसर्टेन. ईदर यू मेक इट और यू डोंट. एंड द फर्स्ट हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में काफ़ी बात करी, हमने हाई कोर्ट्स के बारे में काफ़ी बात करी है कि वहाँ पे कैसे पैसे मैनेज होते हैं. हाउ व्हाट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट? लेट्स इमेजिन दैट इफ अ पर्सन जस्ट जॉइन सुप्रीम कोर्ट एस्पायरिंग टू बी एन AOR, तो वहाँ पे अर्निंग्स उसकी कैसी हैं? क्या what are the challenges, what are the hacks, anything which you would suggest? See, even in I would say आपके listeners would agree with me, even district courts में it depends from office to office, from advocates to advocates. Correct. कुछ लोग would pay you nice, कुछ लोग would not pay you at all. Yeah.
The same is in the Supreme Court. It's no different than any other district court or high court. If you find a good enough office which pays, it doesn't matter what you work, how you pay, how good you are or not. If you find a good office, you may progress better, you may get paid. So it's all about finding a good office. I don't think कि केवल सुप्रीम कोर्ट है और आप यहाँ पे आके काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेगा. There is no thumb rule regarding that. It's all about finding a good office. And talking about money, you can choose not to answer because this is not a very comfortable question, I know. But in the peer pressure, I always ask to my people No, that of course. an AOR, how much average is you can expect? Like, if you become an AOR, like this decent amount you would be earning, not quoting the exact amount, but decently to live a lifestyle of something. See, it would be difficult. I would say you why because the entire legal profession depends upon how grey your hair are. Correct. That depends your fees. Correct. Absolutely. So I am a freshly minted AOR, so I cannot expect a lot of fees from people. Correct. But if an AOR has a 25 years of experience behind his back, he can definitely charge whatever he wants. So there is nothing. Okay. So that is why I also use the word new innings. So Yeah. as an AOR, I'm just starting a new career for myself Huh. because Correct. I'll just have to start from the bottom again. करेक्ट एब्सोल्युटली या बिकॉज दिस इज समथिंग ना जिसके बारे में हमारे बहुत सारे लोगों का डाउट है. कई हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल किसी कोर्ट में प्रैक्टिस किया, दे वर नॉट अर्निंग एट ऑल, सो नाउ दे स्विच टू जुडिशरी एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. तो ये एक सवाल उनका हमेशा रहता है कि सर अगर आप कभी भी किसी लर्नेड पर्सन से बात करें या किसी भी गेस्ट को बुलाएं जो प्रैक्टिस में है तो उनसे प्लीज़ पूछिए कि हम अपने फाइनेंसेस का क्या करें, कैसे मैनेज करें, हाउ टू फाइंड गुड थिंग, गुड सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ जाएं तो हमें पैसा मिले. तो एक इसी का फॉलोअप का क्वेश्चन है. अब दिस इज़ अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, नॉट टेकिंग योर टेस्ट, बस जस्ट गिविंग योर सिचुएशन. हमारे पास कई ऐसे लर्नर्स हैं जो बिलोंग करते हैं Tier 2 सिटीज़ से, तो जहाँ पे हाई कोर्ट्स भी नहीं है. सो दे हैव तो there are 3 options on the table. They can practice in their home city, in the district court. The other option is कि वो अपने स्टेट के हाई कोर्ट में चले जाएं. There they start practicing, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट. एंड थर्ड ऑप्शन इज दे मूव टू दिल्ली बिकॉज दिल्ली में हमें पता है दिल्ली हाई कोर्ट, 30 हज़ारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग इज देयर. कल ही हम एक सर से बात कर रहे थे, ही सेड दैट दिल्ली इज द मक्का मदीना ऑफ लॉ प्रैक्टिस. सो There are n number of courts in Delhi, you're right. Yeah. 100%. So I was just asking कि एक एवरेज लर्नर जिसने किसी लेवल 2 कॉलेज से ग्रेजुएट किया है जो किसी Tier 2 सिटी में रहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इफ़ ही वांट्स टू गो इनटू प्रैक्टिस? See, it's a very difficult decision for them because I will just say from my personal experience, it was very difficult decision for me also. I belong to Indore, Madhya Pradesh, and there is no office which I can join. As you know, I'm a first generation lawyer. But someone wise suggested me that if you want to get into this profession, all you need to do is learn how to work, learn the work, learn the ropes. Correct. So he advised me that it will be difficult for you. It will be hard for you financially. It will break your bones. Absolutely. But just work like a donkey for 5 years and just learn the ropes. Correct. Just hunker down, get your head down and learn how to work. If Correct. you get to know how to work, there is no limit how you will earn after 5 years. Correct. So this is the struggle period every advocate has to go through. Correct. Correct. Some advocates go through the struggle, some advocates don't. I know there are many financial difficulties people face. Yeah. And so, yeah. Okay. So, sure, 100%, sir. Is there anything, any insight which you would like to give about this litigation practice? Because of course I also don't belong to litigation. मैं भी practice के side से belong नहीं करता. So is there anything which you would like to suggest or tell about legal practice in general or See, yeah. So legal practice in general, I would just say that you need to read each and every word in your file. Whatever case you have, even if you are going for an adjournment, read your file entirely. You never know what happens in court. What the judge will ask you, where the case will turn. So my advice is just read the file entirely. Go prepared on each and every date. Work hard, and at the end, your client want results. That's it. Absolutely. So somehow you need to get relief from Absolutely. the court. So for that, you need to know each and every word written in your file. Absolutely. So that is my advice. That just make your clients happy by working hard. That's it. 100%, 100%, sir. So the next question is, there is a handful of people,
बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन जो एडवाइस कर रहे हैं कि हु आर गिविंग देम द लर्नर्स अ वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच कि आपको सिविल साइड शुरू करना चाहिए या क्रिमिनल, एंड देयर आर डूज एंड डोंट्स अबाउट इट। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर देगी, बिकॉज केवल वो एडवाइजेस सुन के लोग केवल सिविल ऑफिसर्स को ज्वाइन कर ले रहे हैं या क्रिमिनल में चले जा रहे हैं। यू नीड टू स्पीक अबाउट इट। See, in my personal experience, every person has their innate ability, I would say. Yeah. Some people would be attracted towards civil, some people would be attracted towards criminal. But it is my personal experience and it is my advice that until you know what it is, until you do that case, until you practice in that area, you don't know what it is actually. Absolutely. So you need to do both at the beginning. You cannot, the beginning of your career where you have to go. You have to experience, you have to taste both the nature of practices. Absolutely. And I am especially saying that because sometimes in civil practices, if you have some practice of criminal, it will benefit you. And if you have, if you are doing criminal practice and if you have a background of civil practice, it will help you in criminal practice. Absolutely. Because both the procedures are intertwined, they both help each other. So I think it's better to do both at the beginning. And after 5 to 10 years, you make your choosings, you make your specialization, which thing attracts you more, which thing is easier for you. So I think it's irrelevant for you at the beginning of your career to choose whether it's a civil or criminal. Absolutely. I think you need to jump in the water with both of your legs. Just see what feels better. That is my advice. 100%, sir. 100%. There's one more question which I can recall right now. A lot of people take my advices on these things, so I'm just putting the burden on you to do my job. So basically the question is कि बहुत सारे, अभी आपको पता है 3-year rule जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. There is one thing which is happening now that learners are thinking कि अगर ये 3-year rule आ जाता है and we are already getting exposed to practice, और अगर हम 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, that means we will be able to establish ourselves. हम कुछ ना कुछ तो खुद को थोड़ा बहुत establish कर लेंगे. So now they are seeing the bigger picture. The bigger picture is higher judiciary. So yeah, and I know that this can go miserably wrong also. So I just want you to guide them कि क्या ये चीज़ सही है कि आप इस करियर के बिगनिंग स्टेज में, जब आपकी उम्र 24-25 साल है, आप प्योरली प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एलिवेट हो जाएं एज अ हाई कोर्ट जज और समथिंग लाइक दैट. इज इट अ गुड अप्रोच, और मतलब अ पर्सन, और दिस इज़ मोर ऑफ अ लक थिंग, मोर ऑफ अ लेटर करियर थिंग? आपका करियर कैसा चलता है उसके बारे में चीज़ें डिपेंड. क्या स्टार्टिंग से एस्पायर किया जा सकता है एक हाई कोर्ट जज बनने के लिए? You can be ambitious about that fact because everyone who has done that in the past has had that ambition. Correct. So you can be ambitious about that fact, but it depends upon many factors during your career. Absolutely. It's extremely hard to get through it with higher judiciary. As I know, your students would know, many people appear for higher judiciary examinations, and I don't think many people clear it. Absolutely. Many a times there are vacancy, but they are not able to clear it. So it happens. Many things happen because it's just the beginning of your career. You never know where life takes you. 100%. You never know what happens to you. So I don't think you should gamble on that. 100%. I also agree with this. सो अब अकेला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सर ने भी बता दिया है कि आप ठीक है, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन. बट अगर आप प्योरली इस प्रॉस्पेक्ट के साथ जा रहे हैं कि मुझे आगे जाके हायर जुडिशरी में जाना है, तो हो सकता है आपके करियर के प्रैक्टिस के 6-7 साल बाद आपको लगे कि शायद अब आप वो नहीं कर पाएंगे. तो उस स्टेज पे जाके डिसपॉइंट होने से बेहतर है कि आप खुद को अभी से बता के जाएँ कि दिस शुडंट बी योर टारगेट, कि अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो मुझे हाई कोर्ट जज ही बनना है. बट जैसा सर ने बोला, ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर हैड दैट एम्बिशन. तो हैव दैट एम्बिशन, but it cannot be a blind and blank dream. 110% touch wood. Yeah. सर इसी के साथ एक, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर हम एक बार, बहुत सारे लोग इस वक्त तक कमेंट करने लग जाएंगे कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 3-year प्रैक्टिस. सो लेट्स थ्रो सम लाइट अबाउट इट. 3-year प्रैक्टिस के बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें, लर्नर्स को कुछ गाइड करना चाहें. यू आर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड लेट मी टेल यू, देयर आर if not more than, definitely not less than lakhs of students who will be looking for this answer, who are looking for the judgment, who are looking for ray of light कि क्या होने वाला है, 3-year practice क्या है, कैसे वर्क कर रहा है. तो just some information if you can. See, I think I'll be able to answer better if I see the judgment first. But obviously, a perfect lawyer's answer.
What the Supreme Court decides, I do not know. Yeah. But as we know, that Supreme Court has been inclined towards during the arguments that they may give a thumbs up to this rule. Yeah. So I know that I have cleared this board, and many students will find this answer not correct. But in my opinion, 3 years practice is a very good thing. Many of your students I know will not like this answer because it will entail a lot of hardships on them, Correct. both of financial and everything. Correct. But in my opinion, practical experience, there is nothing in this profession that beats a practical experience. Correct. There is one thing called bookish knowledge and one thing is practical experience. Absolutely. You can say there can be alternatives to the fact that judicial training जो होती है exam clear करने के बाद, Yeah. you can send them for 1 more year to sit in the court and experience the court. Yeah. That can be better than 3 years practice as a lawyer. But in my opinion, judiciary works in two ways. One is the bar and one is the bench. You Absolutely. need to look at cases from both the sides to understand what is going on. Absolutely. Because judicial institution is neither for judges and it's neither for lawyers. It's for the litigants and their rights. Absolutely. It's for speedy disposal of cases. So how do you dispose of the cases? You need to have experience and perspective from both the sides, from the bar as well as from the bench. Correct. Absolutely. So in my opinion, if the Supreme Court gives a thumbs up to this rule, it would be a welcome from me. But I think it will jeopardize and it will cause much financial not only financial but many kinds of Many hardships on many people. Correct. So Because I also understand many people would be age barred also because of this, and if I'm not wrong, to appear for this exam. absolutely. So I don't know how the Supreme Court will balance this. I hope they take this into consideration. But I think it's a good rule in the long run. हाँ 100%. आई ऑल्सो अग्री विद द सेम कि जो जैसा सर ने बोला, मैं सर की बात को एक बार और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि सर ने ये आपके लिए ये नहीं बोला कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी वो हो जाएंगे कि अरे सर ने हमारा पॉइंट तो सुना ही नहीं, कि हम सर ने एग्जैक्टली वही बोला कि 3 ईयर प्रैक्टिस इन अ लॉन्ग रन इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया, मैंने अपने वीडियोज़ में भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी से आउटकम्स आ रहे हैं, जैसे जजमेंट्स आ रहे हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि मे बी दे नीड लिटिल मोर ट्रेनिंग, और उसका बेस्ट तरीका है कि उनके पास प्रैक्टिकल लर्निंग हो। अब इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं विच सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली डिसाइड, लेकिन एक जो आप लोगों का सवाल है जो मुझे अच्छे से याद है, मैं नाम भी ले सकता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका, लेकिन मैं लूँगा नहीं क्योंकि सर आपके नाम लेके हंस देंगे तो अच्छी बात नहीं है। कुछ सर स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो हमसे पूछते रहते हैं कि सर इसका ऑल्टरनेट हम कुछ कर सकते हैं क्या इस वक्त, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल कर दें, या हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं होते हैं, क्या हम वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि इट्स द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दूसरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर कमिंग अप विद द बेस्ट। बट एक बार आप सर के मुँह से भी सुन लीजिए तो यू विल बी कन्विंस्ड। I think it's far too late for that if I'm not wrong. Yeah. Because judgment is just about to come. They could have definitely approached the court Yeah. if 3 months or 4 months back or 2 months back or even before the judgment was reserved. Yeah. But now I think the judgment is right about to come. So I think it's way too late for that. Correct. But if I'm not wrong, many students do approach. They file impediment applications and Yeah. they put their assertion. Correct. But या तो दिस इज समथिंग विच वी विल हैव टू वेट फॉर द जजमेंट। एंड सर जजमेंट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि व्हेन शुड वी एक्सपेक्ट कि जजमेंट विल कम, एनीथिंग, बिकॉज सम पीपल आर सेइंग इन अप्रैल, सम पीपल आर सेइंग मे, नो आइडिया। oh, you never know. You never know. You never know. सो सर ने आज मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी है बिकॉज मेरे कई क्वेश्चंस यहीं पे आंसर हो चुके हैं, सो मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस कम हो गए। सर तो 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में हमने बात करी, हमने AOR के बारे में बात करी। मैं कुछ और भी आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। जैसा आपने शुरुआत में बताया कि आपकी जो जर्नी रही वो रही थ्रू इंटर्नशिप्स, आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी, तो एक उन लोगों के लिए भी आपका कुछ से जो इस वक्त अपनी LLB कर रहे हैं, दे आर परसुइंग देयर LLB, तो LLB के दौरान वो कौन कौन सी इंटर्नशिप्स है, अगर उन्होंने फाइनल कर लिया कि उनको लिटिगेशन में जाना है तो शुड दे स्टिक टू लिटिगेशन इंटर्नशिप्स या फिर वो कुछ और भी ट्राई करें। आपने क्या क्या अलग इंटर्नशिप्स या जो भी इंटर्नशिप आपका एक्सपीरियंस रहा, very major factor during the law, must say. You are definitely correct. It guides them a lot. I would say, Pranjal, I recognized what I had to do very early in my law course. I knew that I want to go to Delhi and I want to practice there. So I focused 90% of my internships were in Delhi. Oh, okay. So I chose that because I recognized that I want to practice in Delhi no matter what.
and I started from the district court. Then I subsequently went to High Court, and then I went to Supreme Court. So there was no any other internship, मतलब, which you would recommend. So There were. I tried corporate internships. I tried okay, with firms. okay, okay, I tried with top tier firms, but it was not at all a good experience for me because my focus was entirely somewhere else. correct, 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 For some people, it is a very delightful experience to work in a firm, but it did not suit me. So, correct, in my opinion, for your students, I would suggest that try everything before you hunker down. correct, It is the absolutely, same rule as should we do civil practice or criminal practice. It's the same thing. Until you try for yourself, you won't know. correct, 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 absolutely sir. नहीं, 100% आई ऑल्सो अग्री विद दिस। एंड आपने अब ये भी बता दिया कि आपने कॉर्पोरेट भी ट्राई किया है, तो कुछ और लोगों की बेल रिंग हो चुकी है कि अगर सर ने कॉर्पोरेट ट्राई करने के बाद, क्योंकि आई ऑल्सो टेल देम, बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट के साथ एक ऐसा वो है कि मैं अपने फर्स्ट ईयर में जुडिशियल इंटर्नशिप करने चला गया था। इट वॉज इन हाई कोर्ट जज, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, अभी वो चीफ जस्टिस से रिटायर हुए अभी अभी वो। तो उन्होंने पहले दिन जब मुझे देखा अपने ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू पर्स्यू टू बी। उस समय मैं नया नया सूट्स की वेब सीरीज़ देख रहा था, तो आई वॉज वेरी मच इन टू Mhm. कॉर्पोरेट कि आई वॉन्ट टू बी हार्वी स्पेक्टर। सो मैंने उनको Mhm. बोला कि सर आई वांट टू एंड अप इनटू कॉर्पोरेट। सो बोला देन यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट क्लर्क, प्लीज़ आउट ऑफ माय ऑफिस। तो उस समय मेरी ये बेल रिंग हो चुकी थी कि इफ़ इज कोटिंग दैट एज अ क्लर्क, दैट मीन्स कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये। तो आई फिगर इट आउट अर्ली, इन वेरी अर्ली स्टेज, बट या दिस विल डेफिनेटली हेल्प। एक और चीज़ सर, छोटा सा है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, आई नो इट्स अ वेरी बिजी शेड्यूल। एक छोटी सी क्वेश्चन और है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी जो लर्नर्स हैं उनके लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप आती है, आपका जुडिशियल क्लर्कशिप, उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा अगर गाइड कर पाएँ, वो जितना भी आपको ठीक I लगे। think जुडिशियल क्लर्कशिप के लिए आपके स्टूडेंट्स को एस्पायर करना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी लर्न अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजेस. या You get in their team, you get to go through each and every file they have on a particular day, and you have to prepare notes for them. You have to do legal research for them. I have many friends who have been judicial clerks, and they have had a very good learning experience there. एब्सोल्युटली, It is also a very good thing, I think, position, if I'm not wrong. या But I think your students should aspire to clear that. I think it's an examination now, right? या You have to clear an करेक्ट, examination to be a judicial judge. I think your students should focus on that because it's a very, very good learning experience. Because once you get to work with a Supreme Court judge, you know how they think about a case from district court to high court to Supreme Court, how the case travels from each and every court, करेक्ट, where facts are decided, where the question of law is decided, whether it is even assailable in Supreme Court or not. करेक्ट, So when you think from that top-down perspective, working with a Supreme Court judge, it clears a lot of things in your head for the rest of your life. एब्सोल्युटली, So it is, even if it is for a 1 year or a 2 year stint, I think it will be a very good experience if anyone gets to be a judicial clerk under a Supreme Court judge. 100% sir, 100%. So last two questions. Mhm. The second last question to you is sir कि दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, और सबसे ज़्यादा लोग उसी को एस्पायर करते हैं। इवन द पीपल फ्रॉम एमपी, यूपी, बिहार, दे एस्पायर टू बी अ जज इन दिल्ली। सो दिल्ली की जो ये बार एंड बेंच जो पूरा सिस्टम है वहाँ का, मतलब इज़ इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, हाउ द प्रैक्टिस गोज? बिकॉज हमने जितनी भी चीज़ें सुनी है, तो हमारे साथ एक सर भी यहाँ पे हैं जो प्रवीण सर, हु इज़ एक्स सिविल जज फ्रॉम दिल्ली जुडिशरी, who teaches on our platform. So वो भी हमें जिस तरह की चीज़ें बताते हैं, so I just want to hear it from you also कि प्रैक्टिस और वो जो पूरा बार एंड बेंच का जो माहौल है पूरा, वो कितना डिफरेंट है बाकी स्टेट से। वाई पीपल डाई टू बी एन एडवोकेट। मैं एक और बात कोट करना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड, दीपक मिश्रा सर जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका फेयरवेल स्पीच ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ हिज टेन्योर में एक उनकी स्पीच पढ़ रहा था, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में बोल रहे थे कि नेक्स्ट अगला मेरा जब जन्म होगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक हाई कोर्ट जज बनूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में मेरा जन्म, मतलब मैं एक दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनना चाहता हूँ। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिल्ली? I think there is a lot of professionalism in Delhi, if I'm not wrong. People are more diligent towards their cases. People are more diligent towards working the cases in a particular, in ethical manner, I would say. Yeah. So I have not practiced a lot in other district courts or other high courts, but I think there is a professional and a cultural difference in bar and bench in Delhi. That is what I think you got it right. I think मुझे भी अभी पूरी चीज समझ में आई नहीं है, बट आई सी अ डिफरेंस. देयर इज डेफिनेटली 100% ऑफ अ डिफरेंस इन दिल्ली एंड अदर स्टेट्स, बट देयर इज सम एक्स फैक्टर हियर.
करेक्ट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ माई सीनियर्स, मतलब कुछ ऐसे सीनियर्स जो कोलकाता हाई कोर्ट से हैं, वेरी वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, एंड सडनली दे ट्रैवल टू दिल्ली, दे गो फॉर सम जॉब, एंड नाउ दे आर एस्पायरिंग टू बी एन एडवोकेट और मे बी अ जज इन दिल्ली. आई डोंट नो व्हाट मैग्नेट दिल्ली हैज़. इवन आई ऑल्सो हैव अ थिंग फॉर दिल्ली, मैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा वो प्रैक्टिस के, मैं कभी दिल्ली की प्रैक्टिस से एक्सपोज नहीं हो पाया. मुझे दिल्ली बड़ा फैसिनेट करता है बिकॉज इट इज़ अ पावर हाउस. यू हैव द पार्लियामेंट, यू हैव द सुप्रीम कोर्ट. बट आई नो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सब लोग हैं जो इस बात को बहुत कहते हैं कि दिल्ली इज़ अ मैग्नेट फॉर एटलीस्ट लॉ इंडिविजुअल्स. यू हैव आंसर्ड इट. See, Absolutely, yeah. for me, it has also been the nature of cases you have in Delhi. Correct. There is everything to practice here. Every kind of cases you can get as an advocate to practice. Absolutely. Whether it's a consumer case, whether you have to argue before green tribunal, whether it's administrative tribunal, Absolutely. everything. There is everything in Delhi. Even in district courts you go, you find each and every type of case there, which I don't think that. I think दूसरे states के tier 2 और tier 3 cities के जो district courts होते हैं, वहाँ के केस, नेचर ऑफ केसेस आर क्वाइट सेग्रीगेटेड. एक तरीके के केस आते हैं और डिफरेंट केसेस बहुत कम आते हैं. Correct. तो वो मोनोटोनस प्रैक्टिस हो जाती है. दिल्ली में ऐसा नहीं है. दिल्ली में देयर इज प्लेथोरा ऑफ केसेस. You get to learn a lot of things. You get to see a lot of things. So I think that is what attracts people. 100% सर. I totally agree. मतलब मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड एंड आई कैन क्वाइट कनेक्ट विद दैट आंसर कि शायद वही वो थ्रेड है जो सबको एक उसमें कनेक्ट कर देता है. माई लास्ट क्वेश्चन सर, विदाउट टेकिंग मच टाइम, दिस इज अगेन अ पर्सनल क्वेश्चन. हाउ डज a life of an AOR looks like a day in the life of an AOR? वो YouTube पे videos डालते हैं ना, a day in the life of corporate employee, a day in the life of a judge. Like how does it your day looks like कि आप कितने बजे आप ऑफिस जाएंगे, या आपका कैसा रहता है, डेली का कम्यूट कैसा रहता है? बिकॉज वो लाइफस्टाइल भी कई लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और कई लोगों को डराती भी है कि भाई छुट्टियां नहीं होती हैं, संडेज़ भी काम करते हैं. तो आपका एक दिन कैसा होता है, वो भी बहुत लोगों को इस जवाब का इंतज़ार रहेगा. Yes, it depends upon आपका डे का कितना हैवी है, जी. कितने केसेस लगे हैं, आपका कितना काम पेंडिंग है. इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दैट. बट मेरे लिए माय डे स्टार्ट्स एट आई लीव माय हाउस एट 8:39. I try to reach Supreme Court by 9:30, at most by 10. And you never know Supreme Court में कि आपका केस कब तक खत्म होगा, how the cause list will go. Yeah. So it depends. कभी आपको सुप्रीम कोर्ट 10:45 पे भी फ्री कर देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट आपको 4:30 बजे भी वहीं बैठा के रखते हैं और आपका केस भी पूरा नहीं होता है. सो एंड देन इट डिपेंड्स कब आप फ्री हो रहे हो. देन यू गो टू ऑफिस, देन यू मीट योर क्लाइंट्स, देन यू रीड योर ब्रीफ फॉर द नेक्स्ट डे, देन यू रीड जजमेंट्स. सो एंड देन आई गेट फ्री बाय अराउंड 7:38 एवरी डे. नहीं मतलब दिस इज मतलब दिस एक्चुअली क्लियर्स द पिक्चर, बिकॉज कई लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि अब यूट्यूब एक ऐसा स्पेस है कि कंटेंट क्रिएशन काफ़ी आसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से आदमी लीड और मिसलीड दोनों हो जाता है. तो जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, ही वाज माय जूनियर फ्रॉम कॉलेज. सो उसने मुझे एक बार अप्रोच किया, तो मतलब उसकी सिचुएशन को देख के मैंने उसको सजेस्ट किया यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस. एंड उसने बोला कि मुझे प्रैक्टिस केवल इसलिए नहीं करना है बिकॉज समबडी टोल्ड मी एंड आई कंज्यूम सम कंटेंट, और उसमें मुझे ये बात पता चली कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप हफ्ते के 7 दिन के तकरीबन 16-17 घंटे काम करते हो, आपके पास समय नहीं होता है, खाने को नहीं मिलता है. मैंने बोला ठीक है ऐसा होता है, बट यू विल चूज़ फॉर इट, कि आपके पास ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आपको वो करना है या नहीं करना है, एंड यू विल चूज़. ऑफ कोर्स. सो इस प्रोफेशन में ये चीज़ होती है, डेफिनेटली 100% होती है. करेक्ट. बट इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरे महीना आपको यही करना है. एग्जैक्टली. कभी कभी अर्जेंट केसेस आ जाते हैं वेयर यू हैव टू डू दैट. सो समटाइम्स इट्स इजी गोइंग, समटाइम्स आपके पास इतना वर्कलोड नहीं होता है. यू गेट फ्री बाय 5, यू गेट फ्री बाय 4 आल्सो. करेक्ट. Sometimes there are cases, sometimes you have to work on your file, sometimes you have to read 10 judgments for the next day. करेक्ट. तो हो सकता है 8-9 भी बज जाए, 10 भी बज जाए. So you never know how the day goes. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रैक्टिस इज कि यू ऑलवेज हैव एन चॉइस. यू आपके पास हमेशा एक चॉइस है, और उससे भी अच्छी बात है कि इट्स ऑलवेज अ फैसिनेटिंग. मेरे एक टीचर थे, उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद ही स्विच टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बिकॉज उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था. बट उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत सारी आपको जॉब प्रोफाइल्स हैं इस लॉ के करियर में, बट एक ही जॉब प्रोफाइल रियल है, दैट इज़ लॉ प्रैक्टिस, जहाँ पे आप एक्चुअल में फील कर पाते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं. अदरवाइज तो यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय, यू आर जस्ट अ पर्सन. बाकी मैं आपके एक स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहूँगा. अगर जो लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, कुछ करते हैं,
I would just say to them that always carry some reading material whenever you go to court. Correct. Doesn't matter what reading material it is. Correct. Because just as I said to you right now, कभी आप 11 बजे free हो जाओगे, कभी आप 4 बजे free होगे. So you cannot afford to waste your time for 6 hours. Absolutely. You always need to have something with you, be it newspaper, be it any judgment, or be it anything. Correct. But just carry with you something to read, Absolutely. so that you utilize that time. Otherwise, it's a wasteful of time when you practice in courts. Correct. Absolutely, sir. 110% I agree. So I think this is it. जितनी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे हमें जितने लर्नर्स के सवाल थे वो मैंने उनको चैनलाइज करके आपसे सर डेफिनेटली पूछ लिया. सो वी विल लाइक टू कंक्लूड दिस. तो पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम दिया. आई नो हाउ बिजी योर शेड्यूल इज एंड आई नो हाउ टफ इट इज, बट थैंक यू सो मच सर. It's a pleasure to have you here. And No, you are being too generous. It was an honor on this year podcast with you. थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट. एंड मैं ये जानता हूँ कि इस जैसे ये वीडियो डलेगा कमेंट्स में और हमारे पर्सनल मैसेजेस में टेलीग्राम्स पे आने लग जाएंगे मैसेज कि वी वांट टू टॉक टू सर, वी वांट टू गेट मेंटोरशिप फ्रॉम सर. सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू ऑर्गेनाइज मोर सेशंस की जिसमें आप बच्चों को गाइड कर पाएँ. बिकॉज जितनी हमारी सर से बात हुई तो सर इज़ ऑल्सो वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स आपका हेल्पिंग आउट अदर्स. सो हम डेफिनेटली अगर फ्यूचर में ऐसे सेशंस कर पाएँ तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड सर जाने से I'm पहले always open to helping students. थैंक यू सो मच सर. एंड अगर आप जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहें बच्चों को बिफोर वी कंक्लूड. I don't think there is any other message from me, but जैसा मैं बोल चुका हूँ, there is no alternative to hard work. So just hunker down, keep your head down, and keep going. And what I can add to it is कि सर ने जो बोला ना, there is no option other than to hard work. अगर आपने केवल इतनी लाइन को अपने दिमाग में बैठा लिया, it doesn't matter you are trying for judiciary, for litigation, for corporate, whatever you want to do, you will achieve that. वो जो सर ने एक बात बोली मुझे बड़ी अच्छी लगी. I'll make sure that goes on a short video also, so to get the maximum reach, कि सिर झुकाओ, हार्ड वर्क करो, 5 साल का समय दे दो खुद को. अगर तुमने वहाँ पे सब कुछ कर लिया then life will be much easier. ये हर जगह पे अप्लाइड है. इफ़ यू फॉलो दैट यू विल फाइंड योर सेल्फ डेफिनेटली एट अ वेरी बेटर प्लेस. सो सर थैंक यू सो मच. Can't thank you enough for this, and we will. No, it was a pleasure, Pranjal. It was a pleasure. Thank you so much, sir. Have a very good night. Unacademy. Let's crack it.